नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ जो कांस्टेबल का एग्जाम होना है, उसकी एग्जाम डेट जनवरी में हमारी दी गई थी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है आज डेट क्या हो रही है। तो अब तक जो है एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए थे, लेकिन किसी के भी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। तो हम इस चीज़ की एश्योरिटी देखेंगे कि एग्जाम वास्तव में जनवरी में होगा या डेट को जो आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ रखी हैं। इस बार कंपटीशन कैसे कम रहने वाला है और क्या रह सकता है हमारा सेव स्कोर, इन सब पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेट लिख रखी है, आपको ये जरा ध्यान में रखने की जरूरत है इसमें क्या डेट्स मैंने यहाँ पे दी हैं। तो यहाँ पे एएलबी का एग्जाम जो हो चुका है, आरपीएफ एसआई का एग्जाम भी हमारा हो चुका है। 2 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक ये हुआ था। टेक्नीशियन के एग्जाम हमारे जो अभी चल रहे हैं। ये जो है डेट हमारी जो है रेलवे की तरफ से जारी की गई थी, जो नोटिस निकला था। नोटिस में बताया गया था कि इस एग्जाम में डेट होना है, मतलब इस डेट्स में जो है एग्जाम को कराया जाएगा। वहीं हम आरपीएफ कांस्टेबल की बात करते हैं। तो आरपीएफ कांस्टेबल की डेट कुछ इस प्रकार थी। 8 जनवरी को पहला एग्जाम होना था। 8 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक जो है एग्जाम कराया जाना था। उसके बाद बीच में गैप दिया था। गैप के बाद 27 तारीख को सीधे एग्जाम होना था। 27 के बाद गैप डायरेक्ट फिर देखते हैं यहाँ पे हम 3 मार्च को। आपने देखा यहाँ पे पूरा 1 फरवरी यहाँ पे पूरा गायब कर दिया है। यहाँ के बाद सीधे कहाँ होना था, 3 मार्च से स्टार्ट होना था, जो कि 7 मार्च तक एग्जाम को चलना था। तो ये बात रही आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम की डेट ये थी। तो आज हमारी डेट 28 हो चुकी है। तो इसका जो है एडमिट कार्ड 10 दिन पहले करीब आ जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड किसी का भी अभी नहीं आया, और ना ही ऐसा कोई एग्जाम के बारे में बताया गया है कि एग्जाम जो है आपका होने वाला है, ना ही इसकी कोई ऐसी न्यूज दे रखी है। तो आप इस चीज से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है वो इस डेट में तो हरगिज नहीं हो सकता। ये एक मेरा अनुमान है कि इस डेट में तो हरगिज कैसे भी नहीं होगा, क्योंकि यदि इस डेट में होना होता तो अभी तक जो एडमिट कार्ड आ चुके होते और आपके बीच में ये जो है नोटिस भी वायरल हो चुका होता कि इस डेट से एग्जाम चालू है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फिर कब होगा एग्जाम। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो फरवरी हमारा क्यों गायब है। जैसा कि हमको पता है जो हमारा एसएससी सीजीएल का जो मेंस होना है, मेंस की डेट भी इसमें नहीं है। आप देख सकते हो इसमें हमारा मेंस कब होना है, 18, 19 और 20 जनवरी को। तो इसमें बीच में एग्जाम नहीं दिया। इस चीज का तो ध्यान बिल्कुल रखा गया है इन्होंने, क्योंकि मेंस हमारा जो है इसमें होना ही होना है। जो एसएससी की जो एसएससी के जो वो था नोटिफिकेशन, वो पहले ही आ चुका था। उसमें जो है डेट सारी डिसाइड हो चुकी थी। आपको पता है जीडी कांस्टेबल की एग्जाम की भी डेट पूरी डिसाइडेड है। तो इनके जो सबसे मेन बड़े रीजन है, इनका जो एग्जाम जो करा रहा है इस बार रेलवे, और तुम्हारा सीजीएल का एग्जाम कौन कराता है, टीसीएस। टीसीएस हालांकि बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों एग्जाम्स को बड़ी स्मूथली एक साथ करा दिया जाए। हालांकि ऐसा हो भी सकता है, करा भी सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी पेपर लीक होने की गारंटी नहीं है। और कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहती है कि उसका जो नाम इस तरीके से खराब हो कि उन्होंने पेपर उनकी वजह से लीक हुआ है। क्योंकि पता है फिर ऐसे टेंडर किसी को नहीं मिलता। जिस कंपनी से पेपर लीक हो जाता है तो उसको टेंडर बड़ी मुश्किल से दिया जाता है। उसको टेंडर मिलता ही नहीं है पहली बात तो। यदि वो कंपनी द्वारा अच्छा कर रही है तो उसको द्वारा सोचते हैं देने के लिए। तो इस वजह से टीसीएस अपना नाम खराब नहीं करना चाहेगी, तो इसको इसीलिए अभी पेंडिंग में डाल दिया गया है। यदि अगर एग्जाम होना होता तो आपको पता है कि इसकी जो डेट आ चुकी होती। और यही हम बात करें अपने कांस्टेबल की, जो जीडी कांस्टेबल का हमारा एग्जाम होना है, उसमें पूरा फेब जो है गिरा हुआ है। उसका एग्जाम जो है 4 फेब से चालू होके 25 फेब तक चलने वाला है। तो फेब में तो कैसे भी पॉसिबल नहीं है कि अगर हम सोच रहे हैं कि हमारा जो एग्जाम है जनवरी से बढ़ के फेब में आ जाएगा, तो फेब में जो है कैसे भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो और इसमें यदि बीच में कोई डेट बचती है तो हमारा जो सीपीओ का मेंस का एग्जाम वो भी अभी रह गया है। सीपीओ मेंस रह गया, वो भी इन्हीं बीच में मार्च से पहले हो जाएगा। तो यहाँ हम बात करते हैं कि फिर आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा। तो इसमें मेरे हिसाब से आरपीएफ कांस्टेबल में केवल हमारे पास एक मार्च ही बच रहा है जिसमें हम एग्जाम को करा सकते हैं। केवल एक मार्च ही ऐसा मंथ है जिसमें हमारे पास समय है, क्योंकि यदि हम उसके बाद एसएससी का कैलेंडर देखेंगे तो अप्रैल से उसमें लगातार पेपर जो स्टार्ट है, और एसएससी का जो पेपर होते हैं वो आपको पता है टाइम से ही होते हैं। जो कैलेंडर में डेट दे रखी है उसी डेट से जो नोटिफिकेशन आएगा और उसी डेट से एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं जो आपको मार्च की डेट बता रहा हूँ ये मैं फैक्ट्स के बेस पे बता रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। मैंने एक अपनी संभावना जताई है कि मार्च के आसपास जो है इस एग्जाम को आप देख सकते हैं, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने ऐसा कोई अभी निकाला नहीं है कि ये एग्जाम कब होना है या पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा।
तो मैं एक आप देख सकते हैं, जब तक अगर अगर होता तो अभी तक जो है एडमिट कार्ड आ चुके होते। उसी बेस पे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है जनवरी में तो समय है नहीं कराने के लिए, और फेब में भी आप देख रहे हो, फेब में हमारे जो है एसएससी जीडी के एग्जाम है जिनको कैंसिल नहीं कराया जाएगा कैसे भी। तो इसकी जो है संभावित एक डेट जो हम बता सकते हैं वो एक मार्च में ही हमें लग रहा है कि इसका एग्जाम जो मार्च में देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए, अब तक हमने बात की एग्जाम डेट की, और अब हम बात करने वाले हैं कि जो है आरसीएफ कांस्टेबल में कम क्यों रहने वाला है कंपटीशन। तो इसकी यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास वैकेंसी जो लगभग आपको पता है 4200 के समथिंग है। अब यहाँ हम फॉर्म की बात करें तो आरटीआई का ऐसा कोई रिप्लाई अभी आया नहीं है कि हमारे पास फॉर्म कितने भरे गए हैं, लेकिन हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे हमारी एसआई की वैकेंसी आती है करीब 400 के समथिंग, उसमें 15 लाख का अप्रोक्स जो है फॉर्म भरे गए थे। तो यदि हम इसके फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे भी कम से कम 40 लाख से कम फॉर्म आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको कम से कम फॉर्म बता रहा हूँ, कम से कम 38 से 40 लाख के बीच में आपको फॉर्म देखने के लिए इसमें मिलेंगे। तो यदि आपको ये लग रहा होगा देख के कि यदि यहाँ पे 40 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो कंपटीशन कम कैसे हो जाएगा, तो इसका मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताता हूँ। यहाँ पे जो है आरपीएफ कांस्टेबल में ज्यादातर जो फॉर्म भरे जाते हैं वो कहाँ के बच्चे भरते हैं, यूपी और बिहार के। मोस्टली लोग यहीं के भरते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हरियाणा के लोग नहीं भरते हैं, राजस्थान के लोग नहीं भरते हैं, सब जगह के लोग भरते हैं, लेकिन जो है यूपी और बिहार के लोग जो है ज्यादा भरते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे जो यूपी में 60,000 वैकेंसियों पे भर्ती होनी है कांस्टेबल के, और बिहार में भी जो है वैकेंसी अभी चल रही हैं, उसमें भी लगभग 22,000 के समथिंग जो है भर्तियां हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपटीशन कौन बढ़ाता है, जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं वही उन्हों से जो है कंपटीशन जो है बढ़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 60,000 बच्चे हैं, यदि आपको, आप पहले एक चीज बताइए, यदि आपको यूपी कांस्टेबल दिया जाए और आरपीएफ कांस्टेबल दिया जाए तो आप उनमें से क्या चुनोगे? कॉमन सी बात है, सब लोग यूपी कांस्टेबल ही चुनेंगे जो यूपी कांस्टेबल के बच्चे हैं। तो एक तो रीजन इसका यही हो सकता है कि जो है यहाँ पे कंपटीशन इन्हीं वजह से देखने के लिए कम मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लगभग 1.5 लाख बच्चों को बुलाया गया है, और यहाँ पे भी अच्छे खासे 1-1.5 लाख बच्चों को बुलाया गया है रनिंग के लिए। और यहाँ पे हम दूसरी बात करते हैं जो इसमें आरपीएफ कांस्टेबल का क्या होता है, यहाँ पे जो इसका फिजिकल होगा वो बहुत हार्ड होता है। आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल जो है हार्ड होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले अगर बात देखें, हमारे पास यहाँ पे भी 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। कितने लोगों को बुलाया जाएगा? 10 गुना लोगों को। तो यदि हम इसका 10 गुना देखेंगे तो करीब 42,000 लोग, 42,000 लोगों को बुलाया जाएगा। यदि आप ये सोच के चल रहे हैं कि हमारे पास केवल 4200 वैकेंसी हैं तो आप गलत हैं। यदि आपका फिजिकल अच्छा है तो आप ये सोचिए कि आपको नाम कहां पे लाना है अपना, 42,000 के अंदर। 42,000 वैकेंसी आपके लिए, यदि आपका फिजिकल अच्छा है तो आपके लिए कितनी वैकेंसियां हैं? 42,000 वैकेंसियां। 42,000 वैकेंसियां बहुत होती हैं, क्योंकि आपको पता है मोस्टली बच्चे फिजिकल नहीं मार पाते हैं। यूपी कांस्टेबल का जो है चल रहा है फिजिकल, डीवीपीएसटी वगैरह आप देख रहे हो कितने बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है, आप इस चीज को देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखें इसमें हमारा जो कंपटीशन कितने बच्चों में रहने वाला है लगभग, तो करीब 70 से 80,000 बच्चे यहाँ पे जो होंगे जो है कंपटीशन को टफ बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने ही बच्चे जो है यहाँ पे कंपटीशन जो तैयारी, आपको पता है तैयारी तो सब करते हैं लेकिन उस लेवल की तैयारी कोई नहीं करता जिससे जो कंपटीशन हार्ड हो सके। तो इतने ही बच्चों में जो कंपटीशन इस बार रहने वाला है। तो आप इतनों में से आपको पता है केवल 42,000 का सिलेक्शन इसमें से होना है, तो इजिली तो कंपटीशन को इतना भी ज्यादा टफ नहीं है यदि आप इसको ध्यान से करें और आप अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। आपको पता है मार्च तक का टाइम तो मिल ही रहा है, अभी आपने तैयारी अपनी की होगी और आप जो है अभी मार्च तक के लिए समय और मिल रहा है, तो आप इसमें जो है कर सकते हैं। यदि आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो कभी क्लियर नहीं हो सकता है। घर बैठे तो क्लियर चीजें नहीं होती हैं, यदि आप पढ़ोगे तो 101% क्लियर आपका हो जाएगा। अब जब हम सेफ स्कोर की बात कर ले तो इस बार जो मेरिट जो कंबाइंड लगेगी, जो हमारा नोटिफिकेशन आया था उसमें पहले ही बता दिया गया था मेरिट जो कंबाइंड लगेगी, मतलब हर स्टेट के लिए अलग अलग मेरिट नहीं रखी जाएगी। इस बार जो है सब स्टेट्स के लिए एक ही मेरिट रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट की कम मेरिट चली जाए, किसी स्टेट की ज्यादा मेरिट चली जाए, इसके लिए ऐसा कोई भी वो नहीं है। यदि आपको सेफ स्कोर के बारे में बताऊं तो इसमें कुछ ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता। इसमें आपको पता 3 सब्जेक्ट होते हैं, जीएस, रीजनिंग और मैथ। यदि आपने अभी कुछ दिन पहले एसआई का एग्जाम भी दिया होगा, आरपीएफ एसआई का, तो लेवल इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं था। अगर हम वहां पे लेवल देखते हैं इसमें तो लेवल भी इतना ज्यादा हार्ड नहीं था। और आपको पता है ये एसआई से छोटी वैकेंसी है, मतलब कांस्टेबल एसआई से छोटा होता है, तो इसका लेवल भी जो है इसमें गिरा के रखा जाएगा।
जो उसमें एसआई में लेवल आया था उससे लेवल थोड़ा बहुत कम हो गई होगा। तो इनके वेटेज कुछ इस प्रकार रहते हैं, 35, 35 और 50। तो जीएस में तो सब लोगों का कॉमन स्कोर रहता है वही 20 से 22 नंबर रहता है, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं करता है। जो बहुत ही ज़्यादा धुरंधर होता है वो 32 या 35 लास्ट इस पे रह जाता है। और यहाँ हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप इजीली 33 नंबर तो ला सकते हैं। 33 नंबर इसमें रीजनिंग में बहुत इजीली आपके आ सकते हैं। और मैथ की बात करें तो मैथ में भी बच्चे कम स्कोर नहीं करते हैं, 30 से 31 स्कोर यहाँ पे भी कट जाते हैं आराम से। तो हम इसमें कम से कम स्कोर लेके भी चलेंगे तो आप देख लें यहाँ पे 30 और 30 60 और 63 और 20, तो कम से कम 85 मार्क्स तो आपके होने चाहिए सिलेक्शन के लिए। ये 85 में आपको रॉ स्कोर बता के चल रहा हूँ, बाकी इसमें नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है और कट ऑफ अब इस बार पता चलेगा। ये कंबाइंड मेरिट पहली बार रखा जा रहा है, कंबाइंड मेरिट किस तरीके से रखेंगे, किसके हिसाब से कंबाइंड मेरिट रखी जाएगी, क्योंकि पहले तो स्टेट वाइज लगता था, किसी बच्चों का 70 पे भी सिलेक्शन हो जाता था, किसी का 110 पे भी नहीं हो रहा था। तो अब यहाँ पे पता चलने वाला है। बाकी मैंने एक अपना जो है आपको अपना मत दिया है कि 85 प्लस आपके स्कोर जो है होना चाहिए, 85 से ऊपर ही ऊपर होना चाहिए। यदि आप सोचे 85 भी है तो भी कम नहीं चलेगा, 85 प्लस आपको अपना स्कोर रखना है। और रॉ स्कोर की बात कर रहा हूं मैं, यदि आप कैसे भी मतलब छात्र हैं पढ़ने में, कम से कम एक एवरेज छात्र हो तो एवरेज छात्र का भी स्कोर 85 प्लस तो एटलीस्ट होना ही होना चाहिए। कम से कम स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ 85 प्लस आपका रॉ स्कोर बैठना चाहिए। बाकी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और कट ऑफ का भी हम एनालाइज करके हम कट ऑफ की वीडियो अलग से बनाएंगे। अभी पहले एग्जाम हो जाए उसके बाद जो है कट ऑफ की वीडियो बनाते हैं। तो मैंने आपको एक कम से कम मिनिमम रॉ स्कोर बता दिया है कि कम से कम इतना तो होना चाहिए। यदि आप इसके नीचे जा रहे हैं तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। यदि आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।